इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 12वां दिन और आज हम लोग करेंगे बहमनी और विजयनगर राज्य। तो जैसे कि अभी तक हमने जो था वो 11वें दिन तक कंप्लीट कर लिया है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और दिसंबर कल हमने जो है शुरू किया था। और आज हम लोग बहमनी विजयनगर राज्य करेंगे, इसके कल्चर के बारे में थोड़ा देखेंगे और कल हम लोग जो है अपना मध्यकालीन भारत ख़त्म कर देंगे। मैंने पहले इन दोनों को साथ ही रखा था बट मैंने देखा कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे भक्ति सेंट्स और उस समय का भक्तिकालीन जो युग चल रहा था उसमें कौन कौन लोग आए। तो मैंने सोचा कि इसको एक अलग ही पढ़ाते, क्योंकि वरना जो है काफ़ी जो चीज़ें जो है हौच पौच हो जाएंगी और फिर जो है आपको मुझे भी समझाने में दिक्कत होगी और काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा और पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो आइए हम लोग जो है आज का दिन शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारा इंग्लिश का रोज़ का जो वोकैबलरी का टेस्ट है या जो भी चल रहा है उसको आप फ्री में लगा सकते हैं हमारे ग्रुप में, तो जिसका नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने में जो भी आज के टारगेट्स हैं, जैसे कि ये हम आज ये तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो अगर आप साथ में करते हैं तो आपको इसमें 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो मेन जो उद्देश्य है वो इसको चलाने का वो है कि हम लोग राइट अप्रोच और फोकस के साथ जो है पढ़ाई कर सकें एफिशिएंटली और अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या जो है वो यूपी PSC RO के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, समय से पहले ही अपनी तैयारी कर लें। तो आइए हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। तो आज का जो टास्क है वो टाइपिंग करनी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 तक आए, वर्ड पर मिनट तक है, अगर कम है स्पीड है ना नॉर्मल टेक्स्ट पे, तो आप प्लीज़ टाइपिंग करिए और 1 घंटा तक कम से कम करिए रोज़, बिकॉज आपको समय नहीं मिल पाएगा बाद में टाइपिंग करने का। ठीक है, तो ये चीज़ है। और वोकैबलरी में जो है हमने कल कंप्लीट कर ली थी अपनी वोकैबलरी, काफ़ी समय से हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो जितने भी वर्ड्स थे मैं तो KD पब्लिकेशन से कवर कर रहा था, आप लोग जिस भी बुक से कर रहे हो तो वो हाथ से हमने कंप्लीट कर ही लिया था। तो आज से हम लोग जो है क्वेश्चन सेट लगाएंगे इस हफ्ते पूरा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन सेट आपको मिले आपकी किताब में आप उसे लगाइए, उससे आपको बहुत लर्निंग होगी। और साथ में आप जो है जो फ्री में टेस्ट है जो कि शाम को होना है उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आई और के इडियम एंड फ्रेजेस को आज हम लोग पढ़े कंप्लीट करेंगे और प्रो नाउन जो है उसको आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो नाउन तक हमने पढ़ लिया और आर्टिकल भी हमने कर लिया है। अगर आप लोग जो है इंग्लिश में जो है कंप्लीट अगर फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली ये बात ध्यान रखिए कि मैंने इस तरीके से बनाया है कि अगर आप सिस्टमैटिकली इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप इंग्लिश समझ जाएंगे और क्यों कैसे हो रहा है आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। इसलिए अगर आप बुक में देखेंगे तो पहले आर्टिकल नहीं होता है, बल्कि मैंने आर्टिकल पहले ऐड किया है और फिर उसके बाद नाउन पढ़ा है। तो आप इसको सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर यहाँ पे आता है प्रोनाउन और फिर आप प्रोनाउन को कर सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश का पेपर एक आर्टिकल जो कि मैं आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और ये सारी चीज़ें जो है फ्री वोकैबुलरी है जिसके बारे में बता दिया, तो वो आप दे सकते हैं शाम को 7 बजे। और मध्यकालीन भारत में आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए दिसंबर हमें करना है आज से शुरू, नहीं कल ही हमने कर दिया था, आज हम इसे ख़त्म करेंगे। और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उन सोर्सेज से पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए। अगर आपको जो है बेसिकली तैयारी साथ साथ करनी है और आपको जो है डेली क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप हमारा प्रयास पेड ग्रुप के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा, कि उसके अंदर आप जो है रोज़ के रोज़ पढ़ाई कर सकते हैं, क्विज सॉल्व कर सकते हैं, बाद में जो है टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी इसके अंदर और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर इस पूरी मुहिम को जो भी मैंने आपको दिखाया पूरा अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, मुझे इससे जो है मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बहमनी और विजयनगर राज्य आज जो हमें शुरू करना है वो कब से शुरू हुआ। बेसिकली हमने मुगल राज्य तक पढ़ लिया था, पर ये जो चीज़ें थी दोनों राज्य ये बेसिकली बीच में आते हैं। तुगलक डायनेस्टी जो हमारी चल रही थी, तुगलक वंश जो चल रहा था उसके समकालीन है ये। तो 1336 के आसपास ये शुरू होता है बेसिकली। और जो है उस समय का जो भारत था वो कुछ इस तरीके से था। तुगलक वंश जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था तुगलक वंश का, और तुगलक का जो राजा उस समय था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो आता है तो उसके वजह से काफ़ी जो है ये कमज़ोर हो जाता है वंश। और उसके बाद जब सैयद आते हैं तो वो काफ़ी कुछ खिंच के इतना ही ऊपर एरिया में ये लोग रह जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे जो है राजा जो है अपने अपने जो है किंगडम और वंश बना लेते हैं, जैसे कि बहमनी किंगडम आता है, बहमनी राज्य आता है और विजयनगर राज्य आता है, जिसको हम पढ़ेंगे आज। और उसी के बाद जो है बहमनी जब टूटता है राज्य तो उसके बाद कई सारे 5 नए राज्य बनते हैं। और ये जो अहमदनगर, बेरार, बिदार, बीजापुर और गोलकंडा जैसे राज्य यहाँ पे बनते हैं। और उसके बाद ये संयुक्त सेना लड़के लेकर लड़ाई होती है विजयनगर राज्य, और विजयनगर राज्य का खात्मा होता है। तो आज हम लोग इसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन कैसा आया, अप्रोच पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि कौन से विजयनगर राज्य में कृष्णदेव राय जो है काफ़ी बड़ा मशहूर राजा है, मेन राजा है, बाबर इसके समय में आया था।
तो वो किस वंश से जुड़ा हुआ है ना। तो इसके अंदर जो है कई सारे वंश हैं, जो आपका विजयनगर राज्य, जैसे संगम वंश है, सलुवा सुलवा है, या तुलवा करके ऐसे ऐसे नाम इनके। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या है, तो वो ये सारे वंश इसके अंदर आते हैं। ओके, तो ये हम चीज़ देखेंगे। और जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, संस्कृति पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग जो उनके इंपॉर्टेंट नाम है उसके अंदर उस पर आ सकते हैं। तो एक एक चीज़ हम देखेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो है सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ और आप देख पाएँ कि आपका कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अब शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको मैप दिखा दिया, तो ये जो था विजयनगर राज्य, इसका उद्गम कैसे हुआ तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो शुरू हुआ, ये शुरू होता है संगम डायनेस्टी से, यानी कि 1336 से शुरुआत होती है इसकी। और दो नाम है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है, और बेसिकली पता ही होता है ज़्यादातर लोगों को, हरिहर और बुक्का। तो यहाँ से शुरू होता है, और ये जो होते हैं दोनों के दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के दोनों साथ में गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, और इसी से पहले अगर किसी ने इस तरीके से गवर्नमेंट चलाई है तो वो कणव डायनेस्टी है, जो आप मुझे बताएंगे किसके बाद आती है, किस राजा को मारने के बाद कणव राज्य वंश अपना जो है स्थापना करते हैं। तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, अगर जिसको भी याद आए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके बाद जो है दूसरा कोई अगर साथ में सरकार चलाते हैं तो ये दोनों होते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं बेसिकली पहले होते कहाँ पे हैं, तो एक ककटिया राज्य था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था। तो वहाँ के ये लोग जो थे उनके फेड्यूटरी थे, मतलब कि उनके नीचे जो थे एक तरीके से आप समझ लीजिए जागीरदार थे या काम करते थे, और अपने जो था सेना मैनेज करते थे और उसके लिए लड़ते थे ककटिया के लिए। जब ककटिया जीत लेता है तुगलक, तो ये लोग चले आते हैं काम्पली, एक जगह होता है, और वहाँ पे भी तुगलक आके इनको कैप्चर करके अपने साथ ले जाता है ना। और वहाँ पे ले जाता है तो बाद में इनको छोड़ता है कि जाके जाओ राज्य थोड़ा सा उसका डेक्कन में जाके इनके लिए काम करो यहाँ पे इस एरिया में, और जाके राज्य को बचाओ। पर ये लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और देखते हैं कि एक तरीके से तुगलक जो राज्य था उस समय कमज़ोर हो गया है और वो टूट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो ये लोग अपना ही राज्य शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है संगम डायनेस्टी की। तो ये मैंने थोड़ा आपको कंटेक्स्ट दे दिया पीछे का, ताकि आप चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जो थे इनको पहले इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पहले ये लोग मतलब मुस्लिम बना दिए जाते हैं तुगलक के द्वारा। फिर ये वापस जब नीचे आते हैं तो अपने जो इनका गुरु होता है, जिसका नाम आपको बिल्कुल रट लेना है, वो है विद्यासागर और विद्यारण्य। ये इन मतलब एक ही गुरु है, नाम इनके अलग अलग हैं, विद्यासागर या विद्यारण्य, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। और ये बाद में जो है हिंदुज़म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, जब लड़ाई करते हैं तो हम्पी एक जगह होती है और मदुरई एक जगह होती है, वहाँ तक ये लोग चले जाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक जगह है हम्पी, उसका नाम था हम्पी, यहाँ पे है ना विजयनगर, जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा विजयनगर तो पूरा ही है, पर ये हम्पी एरिया यही कहलाता है, तुंगभद्र के पास ये हम्पी है तो लिखा। तो हम्पी ये एरिया है, और यहाँ पे मदुरई तक ये लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हरिहर जो होता है वो अपने कैपिटल को विजयनगर जो है मतलब शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो विजयनगर जो जगह थी मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, वहाँ पे आ जाते हैं। और ये होसला राजा एक होता है, पहले इस एरिया में होसला राज्य होता है, उसको ये लोग जो है अपने अंडर कर लेते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा आप, हरिहर ये काम करता है। उसके बाद बुक्का जो होता है, जो बुक्का होता है बेसिकली वो क्या करता है, इसको नीचे रामेश्वरम तक इस एरिया को ले जाता है। तो अभी विजयनगर राज्य जो यहाँ तक था हरिहर के राज्य में, वो यहाँ तक कौन ले जाता है, बुक्का ले जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है हरिहर द्वितीय। अब अभी तक इन लोगों ने ना कोई भी उपाधि नहीं ली थी, पर हरिहर द्वितीय जो है वो कौन सी उपाधि लेता है, महाराज अधिराज की और राजा परमेश्वर की, राज परमेश्वर की। ठीक है, तो ये नाम दोनों याद रखिएगा, कौन लेता है, हरिहर द्वितीय से शुरुआत होती है। तो ये इसका बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आता है देवराय एक, तो ये 1406 और 1422 तक रहता है। और ये क्या कराता है, एक हजारे रामा टेम्पल है हम्पी में, ये वो यही आदमी बनवाता है। ठीक है, ये राजा बनवाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। और नेवी का डेवलपमेंट, यानी कि नौसेना का जो विकास होता है इनके समय में, तो वो देवराय एक ही करवाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद ये जो है सोशो कल्चर के एरिया में, मतलब कि उसके राज्य में क्या क्या रिलीजन में, आर्ट में क्या क्या, कल्चर में क्या क्या हो रहा था, तो वहाँ पे जो था ये क्या करता है। ओके, ये थोड़ा गलत पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये आएगा आपका ओके, ये जो था ये बेसिकली इसका मिलिट्री का पार्ट है। ओके, तो मिलिट्री के एरिया में जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मिलिट्री में क्या करता है, जो तुर्की के कुछ आर्चर्स होते थे, एक्चुअली वो लोग बहुत महारत होती थी उन लोगों की, वो घोड़े पे भी बैठ के जो है मार देते थे तीर, है ना, चलते चलते घोड़े पे, काफ़ी मतलब एक्सपर्ट होते। उनको अपनी आर्मी में लाता है और आर्मी को मॉडर्नाइज करता है, मतलब नया तरीके से उसको जो है फिर से बनाता है आर्मी को, और काफ़ी शक्तिशाली आर्मी बनाता है ये कौन, देवराय एक। और इसका जो सोशल कल्चर में था, रिलीजन के मामले में वो क्या करते थे, ये लोग सेकुलर थे, मतलब सेकुलर मतलब सबके लिए जो था इनके संभाव था, ऐसा नहीं था कि कट्टर थे कि हाँ हिंदू हैं
तो हिंदू को सपोर्ट करेंगे या मुस्लिम है तो मुस्लिम को, ऐसा कुछ भी नहीं था, सेकुलर थे, सबके लिए जो था संभाव था। ठीक है, फिर ये तो होते हैं स्कॉलर्स, इनके टाइम में कौन आए थे देवराय के टाइम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। निकोलो कोंटी करके जो एक स्कॉलर थे, ये इसके टाइम में आया था, मतलब स्कॉलर नहीं था, एक ट्रैवलर था और इसने इंडिया के बारे में लिखा था। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और एक निकितिन करके एक रशियन मर्चेंट था, वो भी इसके टाइम पे आता है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो निकोलो कोंटी इसके टाइम पे आया था। उसके बाद जो है एक लड़ाई हुई थी इसके टाइम में बहामनी किंगडम के साथ, मैंने आपको दिखाया था ना बहामनी किंगडम, ये बहामनी किंगडम था। अब बहामनी किंगडम जो है वो पिक्चर में आ चुका है। और जो इस लड़ाई का नाम क्या था, सोनार की पुत्री का युद्ध था, क्योंकि इसमें क्या होता है, देवराय जो है वो हार जाता है भामनी किंगडम से और उसको अपनी बेटी का विवाह जो है वो भामनी के राजा से कराना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाम याद रखिएगा, सोनार की पुत्री के पुत्री का युद्ध जो है वो किसके राज्य के काल, देवराय के काल में हुआ था। फिर देवराय द्वितीय आता है। देवराय द्वितीय का नाम क्या रखते हैं लोग, गाज बेटकर, गाज बेटकर नाम याद रखिएगा। मतलब ये क्या करता था, एलिफेंट्स को मारता, हाथियों को बहुत मारता था ना, और उनका शिकार करता था, इसलिए इसका नाम था गाज बेटकर। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके टाइम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, गाज बेटकर। ठीक है, तो ये इसका नाम है बेसिकली, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो अब क्या है कि स्कॉलर्स जो थे इसके टाइम में जो थे, बेसिकली जो स्कॉलर मतलब जो उसके कवि थे या लेखक थे, वो कौन कौन थे, अब्दुल रज़्ज़ाक करके एक पर्शियन स्कॉलर था, वो इसके टाइम में आया था, यहाँ पे ट्रैवलर था, और यहाँ पे आके इसके बारे में, इसके देश के बारे में बताता है, मतलब विजयनगर राज के बारे में बताता है कि कितना अद्भुत राज्य था वो। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़े साक्ष्य मिलते हैं। फिर एक श्रीनाथ करके थे, इनका और क्या नाम था, कवि सौरभौम। ठीक है, कवि सौरभौम के जो थे, इन्होंने इसके इनको उपाधि दी थी, देवराय द्वितीय ने ही इनको ये उपाधि दी थी, कवि सौरभौम की, श्रीनाथ जी को, जिन्होंने किताब कौन सी लिखी थी, हरि विलासम करके किताब लिखी थी। तो बस इतना याद रखिएगा, कवि सौरभम कौन थे, श्रीनाथ थे। बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और एक ये गाज बेटकर वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये इंपॉर्टेंट था, पॉइंट था देवराय द्वितीय में। फिर आता है विरूपक्ष। विरूपक्ष जो था ये लास्ट रूलर होता है किसमें, संगम डायनेस्टी, जो कि किसमें सिंगम वंश, जो कि किसमें चल रहा था, विजयनगर पूरे एक वंश में चल रहा था। ठीक है, तो विजयनगर वंश में कई सारे हैं, सुलवा वंश, तुलवा वंश और अरावेदु वंश। इसी तरीके से अब ये संगम वंश खत्म होता है विरूपक्ष के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको मारता कौन है, सुलवा नरसिंह, जो कि अब दूसरा अपना वंश शुरू करेगा, तो सुलवा नरसिंह इसको मारता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है तुलवास। तुलवास में जो होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुलवास जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए तुलवास का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है। और इनको मारा गया था, इसने वीर नरसिंह ने जो था इसको मार दिया था, सुलवा नरसिंह को, क्योंकि उसने सुलवा शुरू किया था ना, तो इसको, ये राजा था उस समय, तो इसको मार के ये बैठा वीर नरसिंह। और इसी के टाइम में जो था पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया में आ गए। इंडिया में पोर्चुगीज 1400 में आए थे। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो थे इससे मिले थे आके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोर्चुगीज किसके कोर्ट में आके मिले थे या किससे उसकी जान पहचान थी, तो वो याद रखिएगा, वीर नरसिंह के टाइम पे थे। फिर उसके बाद आता है कृष्णदेव राय, जो कि मेन हीरो है विजयनगर राज्य का। आपको इसका नाम रट लेना है और इसके बारे में क्या क्या इसने किया था। और तेनाली रामलिंगम, आपने कार्टून भी देखी होगी, पहले आती थी, तो वो बेसिकली इसी के टाइम पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिलेट करके आपको बता रहा था। तो दूसरी चीज़ क्या है कि बाबर जो था इसके समय पे आया था, कृष्णदेव राय के समय में। और बाबर जो है अपने बाबर नामा जो उसने लिखा था उसमें भी इसका वर्णन करता है कृष्णदेव राय का और विजयनगर राज्य का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इसने कौन सा शहर का स्थापना कराई थी, नगलपुर करके एक स्थापना कराई थी इसने अपने माँ के नाम पे। तो ये याद रखिएगा कि एक शहर था। और फिर इसने क्या किया था, इसने किताब लिखी थी जिसका अजीब सा नाम है तेलुगु में, अमुल थमल या था करके कुछ। ठीक है, काफ़ी कठिन नाम है, तो आई एम रियली सॉरी अगर कुछ मैंने गलत बोला हो वैसे, क्योंकि मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट ये इसका नाम था। ठीक है, और इसने दो और चीज़ लिखी थी, वो थी एक तो जामवंती कल्याणम करके और उषा परिणयम करके, ये इसने लिखे थे दो चीज़ें। ठीक है, संस्कृत में। तो आप अगर याद रख पाएँ तो ठीक है, नहीं याद रख पाएँ तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया पोर्चुगीज इसके टाइम पे पहले आ चुके थे, पर इसने जो था इनके साथ जो था दोस्ती करी थी, और इसी के टाइम पे पोर्चुगीज़ ने आर्मी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी। ठीक है, तो आर्मी नहीं, सॉरी, नेवी जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी। अगर बोलते ना कि अरब के सागर में किसकी सबसे महान जो थी नेवी थी, तो वो पोर्चुगीज़ की थी। तो वो पोर्चुगीज़ का लेक भी बोलते हैं उसको एक तरीके से उस समय का। और इसने कौन से टेम्पल बनाए थे, विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजारा रामास्वामी टेम्पल इसने बनवाए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके पहले हमने देखा था कि विट्ठल स्वामी टेम्पल यहाँ पे इसने बनवाया था,
और किसने का बनवाया था, एक हमने यहाँ देखा था हजारा रामा टेम्पल, एक इसने भी बनवाया था, देवराय एक ने। तो इसने क्या कराया था, इसका डेवलपमेंट करवाया होगा फिर, है ना, हजारा रामा स्वामी टेम्पल। तो इस तरीके से इसने डेवलपमेंट कराया था। तो यहाँ पे देखिए हजारा रामा टेम्पल देवराय एक ने कराया था। फिर हम नीचे देखते हैं कृष्ण देवराय आता है, और इसने कौन सा टेम्पल बनवाया था, यहाँ पे मैंने लिखा था कहीं पे, ये रहा। तो हजारा रामा स्वामी टेम्पल इसने बनवाया था। ओके, आर्किटेक्चर में आएगा ये। तो ये दोनों टेम्पल जो है ये बनवाता है और इनका जो है जीर्णोद्धार कराता है बेसिकली। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, आप भी इसको पॉइंट याद रखिएगा। फिर क्या होता है, तेनालीराम इसके कोर्ट में जो था बेसिकली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको बोलते थे अष्टदिग्गज, 8 विद्वान इसके कोर्ट में रहते थे, जिनके कुछ कुछ नाम, जैसे पेड्डना करके एक था, वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, ये पेड्डना करके एक पोएट था, बेसिकली एक कवि था, वो था। उसने क्या लिखा था, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पितामग करके, अजीब से नाम है ना, थोड़े से मुझे तो थोड़ा कठिन हो रहा है प्रोनाउंस करने में, पर आप इसको देख लीजिएगा, अंध्रा जय जविता करके नाम था इसका, ठीक है, पितामग करके। इस पर इंपॉर्टेंट क्या है, अष्टदिग्गज जो है ये किसके कोर्ट में थे, ये आपको ध्यान रखना है, कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तेनालीरामन किसके कोर्ट में था, वो भी इसी के कोर्ट में था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमिंगो पेस और दुराते बारबोसा, जो कि पोर्चुगीज एम्बेसडर थे, ठीक है, पोर्चुगीज के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा भेजे गए थे, ये दोनों किसके कोर्ट में आए थे, तो ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राया के कोर्ट में ये आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बता दिए। और इसने कौन सी किताब लिखी थी, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, अमुक्तमाल्याद, ठीक है, इसी ने लिखी थी। ये पॉलिटिकल साइंस मतलब कि जो राजनीति के बारे में बेसिकली किताब लिखी हुई है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर इसी एज को, मतलब कृष्णदेव राय एज को, मतलब कृष्णदेव राय का जो काल था उसको क्लासिकल एज ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोलते हैं। कि पूछा जाए कि अगर क्लासिकल एज ऑफ तमिल लिटरेचर कौन सा काल था, तो कृष्णदेव राय का था। तो देखिए मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। आप इसको थोड़ा सा अगर रिवाइंड करके भी देखिएगा, क्योंकि इसके में से ही क्वेश्चन आया था, देखिए आप ध्यान से, कि कृष्णदेव राय का जो था काल है वो किस में, तुलवा में था। तो इसी से पूछा जा सकता है अष्टदिग्गज किस में थे, है ना, या किसका क्लासिकल एज बोला जाता है, इस तरीके से, है ना, पोर्चुगीज किसके ज़्यादा करीब थे, या कौन किसने ये किताब लिखी थी, या विट्ठल स्वामी टेम्पल किसके टाइम बनाया गया, नगलपुर किसने बनाया, या बाबर किसके टाइम पे आया, तो कृष्णदेव राय सबका आंसर है। ओके, फिर इसने जो थी किससे लड़ाई लड़ी थी, बाहमनी फोर्सेस से लड़ाई लड़ी थी। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा था, इससे बहुत डरते थे बाहमनीस, है ना, तो इससे लड़ते नहीं थे जनरली। और ये जो था इसने यावन राज अपने आप को दक्कनी सल्तनत कॉल्ड द यावन राज स्थापनाचार्य, इसने अपना नाम क्या रखवाया था, यावना राज स्थापनाचार्य, क्योंकि इन्होंने इन्होंने जो था बेसिकली दक्कन सल्तनत को हेल्प किया था इस्टेब्लिश होने में, मतलब राज्य करने में। तो इन्होंने अपना नाम क्या बनाया, यावन राज स्थापनाचार्य। स्थापनाचार्य तो जानते हैं जिसने स्थापना कराई हो। और यावन राज क्यों, मतलब क्योंकि मुस्लिम्स को यावन बोलते ना, यवन उस समय बोलते, मतलब एक तरीके से हिंदू मुस्लिम जो उस समय होता था उसमें बोलते थे, यवन बोलते थे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, अभी इस सबको अभी कोई रेलेवेंस मत करिएगा, ठीक है, तो उसी समय था। तो कन्फ्लिक्ट विद गजापतिज इन उड़ीसा, तो अभी मैं आपको गजापतिज दिखा देता हूँ, ये है गजापतिज, इनके साथ इनकी जो था युद्ध होता रहता था। तो ये मैंने आपको थोड़ा मैप से भी रिलेट कर दिया। तो आपके लिए ना ये इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, ठीक है, बाकी सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। और एक देवराय एक, तो मैंने आपको दोनों बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। बाकी आइए जल्दी जल्दी अब इसको कर लेते हैं। अच्युत देव राय जो था इसने बेसिकली लड़ाई हुई, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर सदाशिव राय जो थे, इनके टाइम में क्या हुआ, ये जो विजयनगर राज्य था ये इनकी संयुक्त फोर्सेस से लड़ाई से हार गया। और इसी के टाइम में जो लड़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ तलीकोटा। ये इंपॉर्टेंट है और इसका डेट याद रखिएगा 1565। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था कि क्रम के अनुसार पूछा जाता है कि चौसा की लड़ाई कब हुई, तालीकोटा की लड़ाई दिया होगा, डेट दिया होगा, चौसा की डेट दी होगी आपको, जो है ना, इस तरीके से अलग अलग लड़ाई, पानीपत की डेट दी होगी। और फिर पूछा जाएगा कि या तो डेट मिलाओ या तो फिर अरेंज करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसलिए नाम मैंने आपको मेन लड़ाइयों का सबका बताया है पहले से लेकर आखिरी तक। तो इसलिए जो है आप इन लड़ाइयों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद क्या, जब ये हार जाते हैं तो ये जो फोर्सेज होती हैं बेसिकली आते हैं और बिल्कुल आफत मचा देते हैं, विजयनगर राज्य को ख़त्म कर देते हैं ऑलमोस्ट, है ना, पूरा तोड़ फोड़ मचा देते हैं, सारा कुछ रेस कर देते हैं, है ना, और बिल्कुल राज्य को लूट मारते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं लगभग, समझ लीजिए। उसके बाद अलिया रामा राय जो बच्चा था उसमें, उसको जो है यहाँ से लेके मतलब जो है चले जाते हैं
पावर इन अलिया रामा राय, उसको लेके सदाशिव राय जो था बेसिकली उसके टाइम में सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद जो शुरू होता है वो होता है अरावेडु डायनेस्टी। तो अरावेडु डायनेस्टी का आखिरी राजा जो होता है वो होता है श्रीरंगा तीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर राज्य का आखिरी राजा कौन था, तो उसका उत्तर ये भी हो सकता है अलिया रामा राय। ठीक है, तो उसका देख के आप देखिएगा कि आपसे जो ऑप्शन आए वो क्या है। अगर श्रीरंगा तीन आया तो आप वो मारिए, अगर अलिया रामा तीन, कृष्णदेव राय इस तरीके से है तो आपको अलिया रामा तीन मारना है, अलिया रामा राय इसको मारना है। ठीक है, तो ये आंसर्स है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या खत्म हो जाता है, ये जो है विजयनगर राज्य जो है हमारा खत्म हो जाता है। अब हम इसके कल्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विजयनगर राज्य में जो था इसके बारे में हम नीचे भी देखेंगे और देख लेते हैं क्या क्या था। एक हम्पी रथ यहाँ पे मिलता है, वो इंपॉर्टेंट है। इनके मिलिट्री में पॉलीगार्स होते थे, पॉलीगार्स नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉलीगार्स क्या होते थे, वो उस समय के सैन्यों के सैन्य अध्यक्ष होते थे। ठीक है, उनका काम क्या होता था, लड़ाई करना, ये सारी चीज़ें, और एडवांस करना अपनी आर्मी को, ये सारी चीज़ें होती थी। उस समय जो कल्चर रिलीजन था वो क्या था, वैष्णविज्म था, विष्णु पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, विरूपक्ष मंदिर था, इन सब की चीज़ें। ठीक है, विरूपक्ष उनका मेन डिटीज़ थे। ठीक है, मेन डिटीज़ मतलब उनका मेन जो जिसकी पूजा करते थे, मेन आइडल या जो मेन उनकी आर्च विग्रह थे वो बेसिकली। उस समय वुमेंस की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, उनको अलग अलग चीज़ों में लिया जाता था। ऐसा नहीं था कि वुमेंस को अलग ही रख दिया है घर का काम, ऐसा कुछ भी नहीं था। वुमेंस को जो था नौकरी में या अलग अलग क्षेत्रों में उनको नौकरी मिलती थी, वो अलग अलग काम करती थी। उस समय पर्दा सिस्टम नहीं था, बाल विवाह होता था, सती थी, उस समय सती कर सकते, पर सती जो थी वो सिर्फ राजाओं में ही मतलब होती थी। ऐसा नहीं था कि नीचे के लोग या ब्राह्मणों के वंश में, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ सती राजा की स्त्री कर सकती थी या राजा के वंश में कोई होगा तो वो कर सकता था। फिर विडो रीमैरिज मतलब कर सकते थे, है ना, जो लोगों की मतलब विडो हो गई है कोई, है ना, तो उस तरीके से किसी का हस्बैंड मर गया या पति मर गया तो उसके बाद जो है वो विडो हो जाती है, तो उसमें जो है उसकी फिर से शादी करी जा सकती है। और देवदासी होते थे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देवदासी अगर पूछा है कौन होते थे, तो देवदासी जो थी एक लड़कियाँ होती थी जो कि मंदिर में रहती थी और इनको जो है सैलरी भी मिलती थी और कुछ लैंड भी मिलता था इनको। ठीक है, तो जिससे जो है, और यहाँ पे ये रह के मंदिर की सेवा करना, मंदिर में अलग अलग नृत्य करना, मंदिर की जो सेवाएं हैं और जो अलग अलग त्यौहार होते थे उनकी पूरा सब कुछ करना, तो वही सारा कुछ करती थी। और उस समय जो थे ना दास प्रथा भी मतलब चल रही थी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप थोड़े से पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दिखाए हैं जो। ठीक है, पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वुमेन्स के बारे में यहाँ से यहाँ तक है, देवदासी के बारे में और स्लेव्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे फॉरेन ट्रेड जो था बेसिकली हो रहा था और गोल्ड के कॉइन चलते थे, मतलब गोल्ड के सिक्के चलते थे जिनको हम वराह कहते थे। यहाँ पे वराह के नाम से जाना जाता था ना, वराह अवतार एक है विष्णु का, तो वराह के नाम से जाता था। और जो बाहर के ट्रैवलर्स थे, विदेशी आते थे, वो इसको पगोडा बोलते थे, पगोडा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सिल्वर कॉइन चलते थे जो कि चांदी के सिक्के होते थे, उन्हें तार बोलते थे। ये यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं आपको एक बार नीचे जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, विजयनगर राज का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, सबसे ऊपर राजा होता था जिसे न्यायाधीश भी बोलते थे या राय भी बोलते थे। ठीक है, राय नाम याद रखिएगा। फिर राज्य परिषद होती थी और मंत्री परिषद होती थी जो इसको सलाह देती थी। और इसका जो मंत्री परिषद का जो हेड होता था उसे सभा नायक बोलते थे, सभा नायक। और जो सबसे नीचे होता था उसे बोलते थे प्रधानी, मतलब सबसे नीचे कोई ऐसा नीचे नहीं, मान लीजिए अमित शाह है, ठीक है, तो प्रधानी होता था ये, सबको डायरेक्शन देना, सब कुछ करना, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे होता था साम्राज्य। साम्राज्य मतलब क्या होता था कि साम्राज्य, यहाँ पे मैंने साम्राज्य का क्या मतलब लिखा है, ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, खैर ऐसे हम ज़्यादा उसमें नहीं परेशान होंगे। यहाँ से देखते हैं, राज्य को हम उसको उस समय टाइम को बोलते थे मंडलम, जिला को बोलते थे कोट्टम और वलनाडु, परगना को बोलते थे नाडु, मतलब ठीक है, परगना मतलब जिला से छोटा परगना, परगना को बोलते थे नाडु। फिर उसके नीचे होते थे मेलग्राम, मेलग्राम में मतलब 50 जो गांव होते थे उनके जोड़े, मतलब उनको इकट्ठा करें तो मेलग्राम बनता था। और उसके नीचे होता था ग्राम, जिसको हम उर भी बोलते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस साम्राज्य नहीं है, साम्राज्य है, थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं तो दिक्कत होती। तो पूरे साम्राज्य को इस तरीके से विभाजित किया जाता है, राज्य, जिला, परगना, मेलग्राम और ग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप बना भी लीजिए अपनी तरफ कहीं भी, है ना। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, नाडु क्या होता था, कोट्टम वलनाडु कौन से होता था, ये सारे कुछ। और इसमें जो होता था 12 अयंगर्स को जो है प्रबंधक बनाया जाता था। ठीक है, मेल ग्राम या ग्राम के लेवल पे। और ये लोग क्या कर सकते थे, ये हेरिडिटरी मतलब होता था, मतलब बेसिकली वंश, मतलब एक के बाद पिता का बेटा, मतलब जो बेटा है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से। तो जो है ये अयंगर जो होते थे उनका बेटा ही अयंगर बनता था और ये प्रबंधक होते थे।
थे, ठीक है, इस एरिया के ग्राम के, मेल ग्राम के, और इनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि इनको जो था कर माफ़ी हो जाती थी। तो इतना ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें से, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। अब ये हो गया विजयनगर हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग बहामनी किंगडम्स पे, और उसको एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि तुगलक वंश टूट रहा था, और जब तुगलक वंश टूटने लगा तो यहाँ के जितने अमीर लोग थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या करा, उनका भी एक राजा बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हसन गंगू को यहाँ का राजा बनाया, और यहीं से शुरुआत होती है ब्राह्मणी किंगडम की, ठीक है। तो यहाँ का जो कैपिटल होता है ब्राह्मणी किंगडम का, उसको पहले बनाया जाता है गुलमर्ग को, जिसका एक और नाम है एहसानाबाद, ठीक है। तो ये गुलमर्ग और एहसानाबाद आपको याद रखना है, जो कि ब्राह्मणी किंगडम का कैपिटल था। उसके बाद हसन गंगू आता है। हसन गंगू जो होता है बेसिकली 1347 में आता है, और इसका दूसरा नाम होता है अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, ठीक है। और क्योंकि गंगू इसलिए नाम था क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा जो था पाला गया था, बड़ा किया गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो है ये महमूद गवान, इसका, और इसमें काफ़ी लोग आते हैं इसमें बीच में, ठीक है, पर हमें इंपॉर्टेंट नाम देखना है। तो उसके बाद एक आदमी आता है बाद में, थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद, वो क्या होता है, उसका नाम होता है महमूद गवान, जो कि एक वजीर होता है, ठीक है। और ये जो होता है बेसिकली बहुत ही मतलब निपुण होता है सारा राष्ट्र चलाने में, परंतु इसको ना धोखे से मरवा देते हैं राजा, मतलब इसका मतलब जो वहाँ के कोर्ट में जो लोग होते हैं वो राजा को मतलब पर कहकर जो है उसको धोखे से मरवा देते हैं, और ये इसके बाद जो है भामनी किंगडम जो है टूट जाता है। तो इसके हम देख लेते हैं कि इसने क्या किया था, जो वहाँ का राज्य था, जो भामनी किंगडम था, ये इसको 8 छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा था, ठीक है। और इन टुकड़ों को क्या बोलते थे लोग, इन टुकड़ों को चलाने, इसको कहते थे तरफ, और जो इसको चलाता था उसे बोलते थे तरफदार। तो आज भी आप लोग को तरफदार करके कास्ट मिलती है, ठीक है। तो तरफ और तरफदार होते थे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और पर्शियन आर्किटेक्चर ये यूज़ करता था। इसका वैसे नाम क्या था, मलिक उल तुज्जर, ये महमूद गवान का। तो ये महमूद गवान इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये मिलिट्री जनरल था और प्राइम मिनिस्टर था इसका, बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहामनी किंगडम होता है यहाँ पे खत्म। उसके बाद जो है हम आते हैं, वो देखते हैं डिसइंटीग्रेशन इनटू 5 सुल्तान्स। तो 5 सुल्तान्स में जो है ये टूट जाता है सल्तनत में, ठीक है। तो कौन कौन सी सल्तनत होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले मैप, अहमदनगर, बेरार, बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर। तो इसमें ये टूट जाता है, ठीक है। अब हमें इसको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ने वाला कुछ है, बस थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं और हम समझ लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नाम याद रखना है वो है कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। ये सबसे बाद में बनता है, देखिए इनके पहले ये बनता है, ये बनते हैं, ये बनते हैं, ये बनते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। और कुतुब जो कुली कुतुब शाह होता है, यही गोलकोंडा फोर्ट बनवाता है, और इसका बेटा मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो होता है, मोहम्मद जोड़ लो, तो वो 4 मीनार बनवाता है और हैदराबाद को स्थापना कराता है। तो ये दोनों नाम रखने हैं। और इसको हराया किसने था, औरंगजेब ने। औरंगजेब कब आया था, 1650 के, मतलब 1650 में के बाद आता है वो, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कितने साल ये लोग राज करते हैं, बहुत आराम से राज करेंगे लोग, तभी तो इतना बना लेते हैं ना। फिर ऊपर आ जाते हैं आदिल, जो ये होता है बेसिकली आदिल शाही और बीजापुर। तो इसमें आप याद रखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह जो होता है ये गोल गुम्बज बनवाएगा, और इसको भी औरंगजेब बाद में हराएगा, ठीक है। ये लोग थोड़ा सा रिलीजियस हार्मनी, मतलब शांति पसंद लोग थे, इस तरीके से ध्यान रखिए। फिर निज़ाम, इसमें फिर आखिरी आता है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो ये लोग सब लोग लड़ाई करते हैं, और जो है बाद में खत्म हो जाता है। आदिल शाही मतलब बेसिकली औरंगजेब जो है इसको खत्म कर देता है, इससे ले लेता है। फिर आता है निज़ाम शाही, जिसको अहमदनगर भी बोलते हैं, इसको शाहजहां हराता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसने किसको हराया, ठीक है ना। तो अहमदनगर को कौन हटाता है, निज़ाम शाही। अहमदनगर को कौन हराता है, शाहजहां। तो जब शाहजहां इसको हराते हैं ना, उसका पहले उसका नाम कुछ और होता है, जब हरा देता है तभी इसका नाम शाहजहां पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अहमद बहरी होता है उसमें। इसका स्टार्टिंग किसने कराई थी, अहमद बहरी ने। इसकी स्टार्टिंग किसने कराई थी, फतेह उल उलाद इमाद ने। तो इतने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे नाम है, कुली कुतुब शाह याद रखिएगा, यूसुफ अली आदिल शाह याद रखिएगा, गोल गुंबद किसने बनवाए या ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे मैंने कम ही बताया इसके अंदर, क्योंकि ताकि जितना इंपॉर्टेंट हो उतना ही पढ़िए। ज़्यादा इसमें क्या है ना, ज़्यादा आप ज़्यादा जाएंगे उतना आपको वो नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जितना इसमें फंस सकता है वो उतना आपको फंस जाएगा आराम से, ठीक है। फिर औरंगजेब और ये सारी चीज़ें। फिर इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, इनको जो है इनको जगत गुरु बादशाह की उपाधि भी दी गई। किताबें नवरस इन्होंने लिखी, और म्यूजिशियंस जो थे इनके पास वो थे लश्कर ए नवरस। तो ये सब इनके स्कॉलर्स बेसिकली यहाँ पे थे, और ये सारी उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट गोल गुंबज है, और जो है औरंगजेब यहाँ पे याद रखिएगा 2 लोगों को हराया था, और गोलकोंडा फोर्ट इसने बनवाया था। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है बहामनी किंगडम जो है वो समाप्त हो जाता है, और हमारा जो है यहाँ तक का पोर्शन हो गया है कंप्लीट। तो हमने जो है आज बहामनी और विजयनगर और उसके कल्चर के बारे में पढ़ लिया है, जो कि वोकेबलरी और इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको कहाँ से पढ़ना है। तो आप लोग जो है इस सब चीज़ों को आज करिए, जो भी आपके टारगेट्स हैं उन सबको कंप्लीट करिए, और नोट्स से ही अपने पहले पढ़िएगा, फिर रिवाइज करिएगा। जो मैंने जितना पढ़ाया आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो पॉइंट्स रह गए आप अपने
अपने ऐड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए, उससे आपको पता चलेगा कितनी गहराई में किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। आगे पढ़ते रहिए, अगर आपको और समय मिले, जितना 6 घंटे में अगर आप ये कर लेते हैं, जितना भी टारगेट है, तो आप आगे पढ़िए। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।